नमस्कार नमस्कार रणदीप भाई। मैं एक्चुअली ज्यादातर मैं आपकी जगह बैठा होता हूँ और कोई मेरे से बात कर रहा होता है, मेरा इंटरव्यू ले रहा होता है। तो सर मुझे इंटरव्यू लेना आता नहीं, तो हम बैठ के बात करते हैं। जैसे कि प्रश्न है जो लोगों के और मेरे भी हैं, कुछ मैं लिख के ले आया हूँ, और आप अगर उसके बारे में बताओगे तो लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे सबका आप ख्याल रखोगे। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि 2 महीने बीत चुके इस महामारी को आए, कोरोना को आए, और हरियाणा ने इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल करा है सर। तो आपकी क्या रणनीति रही है? रणदीप जी, सबसे पहले तो हमारा सेशन चल रहा था आखिरी दिन 4 मार्च, और हमें अचानक जब पता लगा कि इटली के 14 लोग कोरोना से प्रभावित होकर के पॉजिटिव होकर के और हमारे यहाँ गुड़गांव में आके एडमिट हुए हैं, हमें उसी दिन इस नामुराद बीमारी का पता लगा। उससे तो पहले तो पता ही नहीं था। इमीडिएटली हमने पूरी टीम ने, चाहे शासन की टीम थी चाहे प्रशासन की टीम थी, उन्होंने बैठ करके और सब चीज़ों का एक मूल्यांकन किया, और हमने तुरंत अपनी तैयारी कर दी, कंट्रोल रूम बनाया, और जो जो चीज़ें आती चली गई उसको हम तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करते चले गए। हमने किसी चीज़ की इंतज़ार नहीं की। जो बात जहाँ से पता लगी, विदेश से पता लगी, भारत से पता लगी, अन्य प्रदेश से पता लगी, वो सब बातें हमने लागू करनी शुरू कर दी, और हमने बाकायदा उसको कंट्रोल किया। 2-3 फैक्टर ऐसे ज़रूर आए जो हमारे कंट्रोल से बाहर हुए थे, जिसके कारण से ये सारी स्थिति यहाँ तक भी बनी। अन्यथा हमने कंट्रोल इतना किया कि मूल हरियाणा के लोग तो इसमें प्रभावित नहीं हो पाए। इसमें अगर थोड़ा बहुत प्रभाव शुरू में देखा गया तो ये जो तबलीग के लोग थे, जमात के लोग, वो लगभग 150 लोग तो वो आ गए जो एकदम प्रभावित थे। इसी प्रकार एक नांदेड़ से कुछ लोग यहाँ आए जो तीर्थ यात्री वहाँ गए हुए थे, उधर से आए तो पंजाब में थे, लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ आ गए, उसका अपना प्रभाव पड़ा। और तीसरा बड़ा फैक्टर था दिल्ली के आसपास के ज़िलों में, जो दिल्ली से लोग आ रहे थे वो भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए और पॉजिटिव लोग पाए गए, जिससे हमारी संख्या यहाँ तक पहुँची। अन्यथा हम आसपास के सब प्रदेशों में अपनी अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, सब प्रांतों में हमारी स्थिति अच्छी है, और आज भी हम एक अच्छी स्थिति पर खड़े हैं। तो सर ये हमारा दूध दही का खाना और इम्यूनिटी का भी कुछ फर्क पड़ा है? लोग तो यही कहते हैं कि हरियाणा जी दूध दही का खाना, और वास्तव में इसका फर्क है भी सही, क्योंकि हरियाणा के लोगों में शरीर की अपनी एक ताकत है, अपना एक मनोबल भी है, और उसके कारण से बीमारी बहुत आसानी से हरियाणा के लोगों को लगती नहीं है। बड़ा एक काम हरियाणा के लोगों का और जो ध्यान में आया कि गांव में जो बाहर के आने वाले लोग थे, चाहे अपने ही गांव के थे, बाहर गए हुए थे, उन दिनों में उन्होंने यानी ठीकरी पैरा लगा के बाहर के बाहर रोक दिए। आए भी तो बाहर बाउंड्री पर जो स्कूल होते हैं, जो बाकी कोई बिल्डिंग है, उसी में उनको 12-12 दिन 14-14 दिन क्वारंटाइन किया। ये गांव के लोगों ने अपने आप समझ करके और इसकी सावधानी बरती। ये तो सर हमारे हिस्ट्री में है कि जो भी दिल्ली पे चढ़ाई करने जो भी आया वो हरियाणा के थ्रू गया, और उस वक्त भी हमारे गांव वाले ऐसे ही अपने अपने गांव को बचा के उन्होंने काफी देश को भी बहुत बचाया। तो सर मैंने आपने एक बिहार के जो सीएम साहब हैं उनको एक पत्र लिखा जो कि सोशल मीडिया पे भी काफी आया, और वो एक काफी रोमांचक एक देश के प्रति वो था। तो आपने जब ये पत्र लिखा तो आपके मन में क्या चल रहा था, कि आप क्या सोच रहे थे कि वो पत्र लिखते वक्त? रणदीप जी, बड़े सहज भाव से लिखा। मैंने कोई इसलिए पत्र नहीं लिखा था कि उसका बड़ा प्रचार होगा। ये ठीक है कि उसका प्रचार बहुत देश में सारे प्रांतों में भी गया, दुनिया के लोगों ने भी मुझे फ़ोन पर कहा कि आपने बड़ी एक अजीब बात लिखी, बड़ी अच्छी बात लिखी। मैंने तो बड़े सहज भाव से लिखा। उन लोगों ने कहा कि हम आपको पैसा भी पहुंचा देंगे, आपके जो वहाँ लोग हमारे ठहरे हुए उनको कुछ सहायता कर दो, उनको हमारे यहाँ भेजोगे, उनका किराया देंगे। तो मैंने उनको यही कहा, देखो ये देश हमारा एक है, हम कोई प्रांतों में बटे हुए लोग नहीं हैं। अगर हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं तो उनका हमारे इस प्रदेश के निर्माण में भी अपना योगदान है, तो हमारे अपने भाई हैं। तो हमारा जो भाईचारा जो वो देश का है, हम प्रदेशों की बाउंड्री नहीं है। ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं प्रदेश हमारा कोई देश के नाते से एक भारत माँ के हम बेटे हैं, और हम कहें कि हम एक दूसरे का ऐसा किराया लेंगे या उनका खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, ये तो कुल मिला करके मतलब मैं अगर शब्दों में कहूँ तो डूब के मरने वाली बात है। अगर ये हम कर दें तो हमारा तो जितना पैसा लगा
ट्रेन भेजी, हमने बसें चलाई, हमने उनके लिए रेस्क्यू कैंप लगाए, उनके रिलीफ कैंप्स जो लगाए, वहाँ खाने की व्यवस्था की। लगभग 2.5 करोड़ भोजन के पैकेट वो वितरित किए गए। और ऐसे ही लगभग कोई 50 लाख लोगों को हमने जो किट्स हैं राशन की वो बांटी। 20 लाख लोग ऐसे जिनको आर्थिक सहायता हमने दी। तो इस प्रकार के ये सारे काम हमने अपना समझ कर सब किया और लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है। जी बिल्कुल, हरियाणा का इस मामले में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो सोशल मीडिया पे भी फोटो देखता रहता हूँ कि मतलब बच्चों को खिलौने भी देके ट्रेनों में विदा किया जा रहा है और उनको अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने की। पर हमारा है तो खैर फेडरल कंट्री, पर इसके चलते आपने जो ये सब कदम उठाए उसमें अभी कितने लोग यहाँ बचे हैं और कितने लोग चले गए हैं, उसका आंकड़ा कोई है? या फिर अभी आने वाले टाइम में कैसे उनके बगैर गुजारा होगा, उसका कुछ आपने सोचा है? देखो, कुल मिला के जब ये सारा मामला आया था उस समय एक असमंजस की स्थिति हमारे मजदूर भाइयों में पैदा हो गई कि भी पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा, नहीं खुलेगा, हमारे रोजगार चलेंगे नहीं चलेंगे, और हम यहाँ रह करके अपने परिवार को पाल सकेंगे नहीं पाल सकेंगे। बहुत एक असमंजस की स्थिति बन गई थी। बनी तो बाकी लोगों में भी थी, लेकिन काफ़ी धैर्य रखा हुआ था लोगों ने। इनके मन में एक उतावलापन आ गया, घर जाने की जैसे होम सिकनेस होती है ये पैदा हो गई। हमने खुले रूप से कहा कि भाई देखो, आप यहाँ रहो, यहाँ आपको हर प्रकार की चिंता की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी जो जाना चाहेगा उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया कि भी आपको सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। 9 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया अपने आप को कि हम जाना चाहते हैं, जिसमें से जब हमने भेजना शुरू किया तो लगभग 1.5 लाख लोगों तक तो सब लोग तैयार थे, जा रहे हैं। इसके बाद जब स्थितियां ठीक हुई, जब हमने इंडस्ट्रीज को खोल दिया, लॉकडाउन का पार्ट फेज 2 आ गया, फेज 3 आ गया, धीरे धीरे सामान्य परिस्थितियां हुई, तो ऐसे लोग भी कहने लगे उस समय हमने जाना था, अब हमने मन बदल लिया, अब इंडस्ट्री खुल गई, हम यहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के उन 9 लाख में से 3 लाख लोगों तो सरकारी व्यवस्था से हमने भेजा है, ट्रेन हैं, बसें हैं। मैं समझता हूँ लगभग 1-1.5 लाख लोग अपने आप भी चले गए होंगे। तो 4-4.5 लाख लोग जाने के बाद आज उसके बाद कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, और सब जो है अपने अपनी स्थिति पर अपने बिजनेस में लग गए हैं, अपने इंडस्ट्री में लग गए हैं, मजदूर मजदूरी करने लग गया है, जो खेती वाले मजदूर थे वो खेती के काम में लग गए हैं। अब इस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं है, आज हरियाणा में वापस आने के लिए लोग तैयार हो गए। जी जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा, ये तो मैं भी बहुत फॉलो किया है सर। अब सर ये कोरोना से पूरी दुनिया में, देश में इकोनॉमी का तो पट्टा बैठ गया सर। अब आपकी क्या प्लानिंग है हरियाणा को वापस पटरी पे लाने की? रणदीप भाई, इकोनॉमी जो ऐसी चीज़ होती है जिसको हम ये नहीं कहते कि कोई भट्ठा बैठ गया और इसमें से सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ये ठीक है, कोरोना एक ऐसा फैक्टर आया था जिसके कारण से चीज़ें रुक गई थी, और जब रुकती हैं तो उसका एक टेम्परेरी फेज होता है। वरना हमारी जो हरियाणा की अपनी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। वो जैसे कहते हैं ना, पावर होती है ना, ताकत होती है, वो 2 तरह की होती है। अंग्रेजी में उसको अगर कहेंगे तो एक पेटेंट पावर, एक लेटेंट पावर। पेटेंट पावर वो होती है जो हमें दिख रही है, और लेटेंट पावर वो जो हमें दिखती ही नहीं है। हरियाणा की ज़मीन में, भूमि में, हरियाणा के आदमी में बहुत ताकत है। जब हरियाणा बना था 1966 में, तो लोग क्या कहा करते, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा ये तो अपने अस्तित्व में रह ही नहीं पाएगा, ये लोग तो अपने जो एम्प्लॉई है उनको तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, अपने लोगों को खाना भी नहीं खिला पाएंगे। लेकिन वही हरियाणा 1966 में बढ़ा, बहुत कमज़ोर स्थिति में रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आज मानो 54 साल हो गए हैं। इन 54 सालों में हरियाणा ने अपनी तरक्की करके देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है। आज दुनिया में हमारा स्थान हरियाणा का बना है। आज मैं जापान के लोगों से बात कर रहा था, तो जापान के लोग कह रहे थे कि हरियाणा इस समय अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सब प्रदेशों में नंबर 1 पर आया हुआ है। और वो तो ये यहाँ तक भी अपनी यानी सद्भावना हमारे लिए प्रकट कर रहा था कि आप दुनिया में नंबर 1 पर आएँ। धन्यवाद हमने कहा ज़रूर, लेकिन हमारा कहना है कि हम हरियाणा में आज चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे खेती हो, खेती में भी हमने बॉल ऑफ राइस ग्रेन्स, बॉल ऑफ फूड ग्रेन्स, ये अपने आप को कहलवाया। सारे देश के लोगों का, पंजाब और हरियाणा दोनों ने मिलकर के पेट भरा है, उनको भोजन कराया है। इंडस्ट्री के अंदर आज ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में सारे देश का 53% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हरियाणा अकेला है। आज हम एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। आज फौज के अंदर हम जाएं तो हमारी आबादी तो 2% है सारी देश की आबादी, लेकिन हम 10% संख्या में सारी अपनी जो फौजें हैं
10% हमारा हिस्सा उसमें है। तो हरियाणा बहुत आगे है, हरियाणा अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेगा। सब प्रदेशों ने हाथ खड़े कर दिए हैं आर्थिक दृष्टि से। कल बंगाल के लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा कि जी हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमको सहायता करो। हमने कहा नहीं, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, आप हमें हमारे ऊपर और कोई वजन ना डालना, हम अपने पैरों पर अपने आप खड़े हो जाएंगे। नहीं जी, हरियाणा वाला आदमी नहीं पीछे तो हट नहीं सकता और कदे हार नहीं सकता। और हमारा तो हरियाणा का कल्चर ही एग्रीकल्चर है सर, और हम सबसे आगे भी रहे हैं अनाज की प्रोडक्शन में। और मंडियों की जो हालत होती है सर, वो हम सबको पता है, जो जो गांव से टच में रहा है। तो इसको ये जो मंडियों में भसड़ मचती है, उसको रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए और कितनी कामयाबी मिल पाई आपको? बहुत बढ़िया सवाल आपने नदीप जी पूछा। इस बार बहुत बड़ा चैलेंज था ये। जहाँ एक तरफ कोरोना चैलेंज था, वहीं दूसरी तरफ मंडियों में किसान के अनाज को खरीदना, प्रोक्योरमेंट करना, ये भी कोई कम बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। हमारी मंडियों की संख्या, ये सरसों के लिए कोई 100 मंडियाँ थी, और परचेज सेंटर और मंडियाँ गेहूं की मिलाएं तो 400 थी। हमने पहला काम ये किया, सोशल डिस्टेंसिंग को अगर मेंटेन करना है तो फिर इनकी संख्या बढ़ाई जाए। सरसों की 200 कर दी, और गेहूं के परचेज सेंटर मिला के 1800 कर दिए, और थोड़े थोड़े 4-4, 5-5, 6-6 गाँव के अंदर एक एक सेंटर बना के भाई सबको वहाँ ले जाना है। आड़ती भी वहाँ जाएंगे, सबका एक यानी टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर। आपको पता है कि आज सिस्टम ऐसा बन गया कि आप किसी को भी जब जो सूचना देना चाहो दे दो। टोकन का सूचना जाती थी, SMS जाता था, उस दिन लेके आता था। पहले किसान 3-3 दिन 4-4 दिन मंडी में पड़ा रहा करता। इस बार तो उसको कहा 2 घंटे में अपना लेके आ जाओ, वो 2 घंटे में 3 घंटे में अपना अनाज लेके आया करता, शाम को तुलवा करके अपना फारिग होकर घर जाया करता। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बिना किसी विघ्न के हमारी सरसों भी और हमारी गेहूँ भी ये खरीदी जा चुकी है। और ज़्यादातर यानी मैं कह सकता हूँ कि भी 80-90% पेमेंट ये किसानों के खातों में पहुँच गई है। एक 10-15% बची है, वो 1-2 दिन के अंदर वही पहुँच जाएगी सारी। सर ये मैंने जो ये देखा है, मेरे भी अपने गांव में बात की मैंने अपने काका से, तो उन्होंने बोला भाई SMS आवा है, SMS जाकर हम अपनी उड़े दे आवे हैं, फिर SMS आवा है अगर भाई थारी इतनी बिकेगी, और फिर अकाउंट में पैसे भी आ गए। तो सर ये एक जैसे डायरेक्ट का अकाउंट में जैसे इस तरह पैसे आए हैं, ऐसे ही जो बीमे के जो फसल का जो बीमा होता है, उसके पैसे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं पहुंच रहे। ये मैंने वो सुनने में आया है, मैंने जो अपनी रिसर्च करी है, वो बोल रहे हैं कि बीच में इतने महकमे हो जाते हैं कि वो भी डायरेक्ट क्यों नहीं आती है हमारे पास। अगर जो बीमा की है, जैसे कईयों का तो 1-1.5 साल का भी कंप्लेंट है, पर वो मेरे को उसका कोई फैक्ट नहीं है। पर जनरली बात यह है कि बीमा के पैसे भी डायरेक्ट अगर ऐसे अकाउंट में जाए जैसे बिक्री के गए हैं, तो क्या उससे भी सहूलियत नहीं हो जाएगी सर? बात ठीक है आपकी, लेकिन रणदीप जी, बीमा जो है वो सरकार नहीं कर रही है। बीमा जो करती है कंपनियां करती हैं, और सरकार तो उसमें जो उसका प्रीमियम होता है ना, उसका एक हिस्सा, 1-2% हिस्सा तो किसान से लेते हैं, और कुल 11-12-13% के हिसाब से उसका ऑप्शन, उसमें टेंडर होता है। उस टेंडर के अंदर कौन सी कंपनी कितना पैसा लेगी, बाकी जो 9%, 8%, 11%, 10%, 2% से अलावा जो है वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसके बदले में जब कभी कोई खराबा हो जाए, कोई बरसात आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, उसकी सर्वे करने का काम भी कंपनियों का अपना है। कंपनियों के कई इस प्रकार के सिस्टम हैं। एक तो उसमें टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद उस सर्वे को फिर उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, उसको ठीक है कि गलत है, उसकी एजेंसियां अलग होती हैं, और वो करते करते कई महीने ले जा करके फिर जाके जो पेमेंट पास होती है तो वो पेमेंट मिलती है। बीच बीच में कहीं उन कंपनियों का झगड़ा भी होता है, हम बीच में पार्टी बनते हैं सरकार के नाते। हमने बीच में पिछली बार 2 जिले, भिवानी जिला और सिरसा जिला, इन 2 जिलों का कोई 2 साल के बाद फैसला कराया, और कोई 500 करोड़ रुपया जो वहाँ फंसा हुआ था उनका निकलवा करके किसानों तक पहुँचवाया। तो कुल मिला के कंपनियों के द्वारा किया जाता है। हाँ, यदि आगे चल के सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में फैसला है, अगर ये ट्रस्ट मॉडल पर अगर हो जाए ना हमारा बीमा, तो ट्रस्ट मॉडल पर तो सरकार ने फैसला करना और तुरंत पैसा उठा करके दे देना है। आज भी जो लोग बीमा नहीं कराते, उनका जो खराबा होता है वो थोड़ा कम मिलता है। सरकार ने थोड़ा पैसा उसमें कम रखा हुआ, बीमे में ज़्यादा मिलता है, तो वो जो पैसा वो हम 1-1.5 महीने में देते हैं।
इस बार जो मार्च में फरवरी में नुकसान हुए हैं वो अभी जून के अंदर वो सारा पैसा किसानों के खातों में चला जाएगा। सरकार का पैसा आज भी जल्दी चला जाता है। तो सर इसका कुछ एसओपी मॉडल, अब आप हरियाणा अड़िया आप बात कर रहे हो तो आप इसमें कदम उठाओ और इसका ये इतनी बड़ी जो एक इमारत सी बड़ी इसको काट के डायरेक्ट आप करोगे तो सबका फायदा होगा और वो भी होगा सर। अच्छा सुझाव है आपका, ये सुझाव अच्छा है, इसके ऊपर काम करेंगे। हाँ जी, तो एसओपी अगर पहले ही बन जाए ना सर तो उसमें एकदम से भैया ये पूरा ये इतना सर्वे होके, और गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से, प्राइवेट में बात आते ही सर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। पर सर आपने एक और आपने बात करी जो कि मुझे काफी अच्छी लगी और मुझे तो फायदे की लगी, पर इसमें विरोध भी बहुत है। जैसे आपने मेरा पानी मेरी विरासत का जो लागू किया है, इसमें किसान यूनियन भी विरोध कर रही है, विपक्ष वाले भी विरोध कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे लागू करोगे और एक आम किसान को कैसे समझाओगे कि भाई ये तेरे फायदे की बात है? रणदीप भाई, ये विषय लागू करने का कम है, ये तो किसानों का मन बनाने की बात है। जैसे आपने कहा कि कैसे समझाओगे, मैं अभी 2 जगह होकर आया हूँ, करनाल और कैथल, जहाँ 3-3 ब्लॉक के लोग आए थे और उनसे जो मेरी बातचीत हुई मैंने उनको बताया, देखो भाई पहली बात तो ये है कि ये सवाल धान का नहीं है, ये सवाल मक्के का नहीं है, ये सवाल है पानी का। और पानी भी आने वाली पीढ़ी आज से 15-20 साल बाद, कहीं ऐसा ना हो कि पानी फुक्का ज़मीन ऐसी बच जाए, यानी बंजर ज़मीन हो जाए और उसमें पानी बचे नहीं, तो आपके अगली पीढ़ियां भी गाली देंगी आपको। इसलिए पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। उसी में से हमने एक स्कीम पिछले साल बनाई थी, ये पिछले साल थोड़ी लागू हुई, इस बार फिर हमने अपील की है कि 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर इस बार धान लोग ना बोएं। और उसमें भी हर एक किसान को नहीं कहा, जहाँ पानी बहुत नीचे चला गया, 40 मीटर से भी ज़्यादा डाउन चला गया पानी का लेवल, उस ज़मीन पर लोग जो है सारा नहीं, आधा जो है वो छोड़ दें, आधा अभी भी बोएं। और उसमें जो और फसलें होंगी, उसमें मक्का हो सकती है, उसके अंदर कपास हो सकती है, उसमें तिल हो सकते हैं, उड़द हो सकती है, अरहर हो सकती है, मूंग हो सकता है, उसके अंदर यानी जो फसलें हो सकती हैं, सब्जियां, बाग, ये सब लग सकते हैं। उसके लिए हम प्रोत्साहन भी देंगे, 7,000 रुपये एकड़ देने की बात हमने कही है। तो शुरू में तो ये लगा था कि लोगों को लगा कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। जब मैंने जाके बताया कि हम थोप नहीं रहे हैं, हम आपको अपील कर रहे हैं, हमने तो एक एडवाइजरी जारी की है कि आप ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि हमारे ऊपर थोपा नहीं जा रहा, अपने आप लोग आगे आ रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं कि हम जो है इसको बदलेंगे। अभी कल तक का मेरा समाचार है कि 50,000 हेक्टेयर ज़मीन पर लोगों ने अपने फार्म भर दिए कि हम जो है यहाँ धान नहीं बोएंगे और चीज़ें बोएंगे। अब 50,000 कर दिया, 1 महीना भी बाकी है, इस महीने में और करेंगे। मैं समझता हूँ 1 लाख का टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा और ये किसानों के भले के लिए। देखिए, यानी आज हमको ये विचार ये करना है कि चावल के तो बहुत विकल्प हैं, लेकिन पानी का विकल्प कोई है? पानी का विकल्प नहीं, पानी का नहीं है सर। हाँ, तो पानी तो सर बचाना ही पड़ेगा। तो सर पानी को जो वाटर टेबल जो नीचे चली गई है उसको चार्ज करने के लिए एज अ गवर्नमेंट, एक तो पीपल्स पॉलिसी हो गई, उसको चार्ज करने के लिए, और जैसे यमुना भी, जैसे लॉकडाउन की वजह से यमुना का पानी भी साफ हो गया और हमारा जितना पूरब का हिस्सा है वो तो यमुना से लगता हुआ है, काफी पानी भी वहां से आता है, तो उसको प्रदूषण फ्री रखना और वाटर टेबल को ऊपर लाने में क्या स्टेप्स रहेंगे पर्यावरण को लेकर? देखिए, जहाँ तक वाटर टेबल ऊपर लाने की बात है, इस बार हमने योजना बनाई है कि जो बाढ़ का एरिया है, जहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ पर बोर किए जाएंगे रिचार्जिंग के लिए। और बोर करने के लिए कुछ स्कीम बना रहे हैं जिसमें किसानों की भी भागीदारी होगी, सरकार की भी भागीदारी होगी, और सेंटर ने भी एक अटल भूजल योजना ये बनाई है, उस योजना का भी उसमें कोई ना कोई हमको लाभ मिलेगा। ऐसा मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा बोर यहाँ बनाया जाए ताकि पानी सीधा ज़मीन के अंदर डाल दिया जाए, रिचार्जिंग हो जाए। हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री प्लानिंग ने जो 500 मीटर या इससे बड़े जितने प्लॉट हैं, लोगों के मकान हैं, वहाँ रिचार्जिंग जरूरी कर दिया है कि वहाँ रिचार्जिंग का बोर ज़रूर बनाओगे, वरना नक्शा पास नहीं होगा। तो रिचार्जिंग के लिए हम सब कर रहे हैं। अब लेकिन जहाँ जहाँ धान का एरिया है वहाँ रिचार्जिंग अपने आप कम होती है, क्योंकि वहाँ केमिकल खाद डाले जाते हैं और पानी लगातार खड़ा रहने के कारण से वो ज़मीन है चिकनी हो जाती है। चिकनी होने के कारण से पानी नीचे नहीं जाता, और जो फसलें होती हैं वो पोरस ज़मीन होती है। लेकिन इसके कारण से अपने आप में धान की ज़मीन जो है वो पोरस ना होने के कारण से रिचार्जिंग बंद होता है। तो ये तो रिचार्जिंग का है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपने पर्यावरण की बात कही है, पर्यावरण में रणदीप जी पानी तो अपने आप में एक विषय है। वहाँ
जल है, वहाँ पानी है, वहाँ पर वायु भी है, वहाँ पर भूमि भी है, वहाँ पर यानी वनस्पति भी है। ये सारी चीज़ें मिला करके जब तक हम इसका प्रबंध नहीं करेंगे तब तक हम पर्यावरण को ध्यान नहीं कर सकेंगे। और पर्यावरण का तो मैं इतना आग्रही रहा हूँ कि आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। मैंने सबसे पहले 26 अक्टूबर 2014 को एक प्रकार से शपथ हुई थी मेरी, मुख्यमंत्री की कुर्सी मैंने संभाली थी, और ठीक 2 महीने बाद जनवरी में मैं एक हवाई सर्वे करने गया। अरावली के अंदर एक गांव है मांगरबणी गांव का मैं एरियल सर्वे करके आया गया 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि एक बहस चल रही थी कि मांगरबणी के चारों तरफ कुछ जमीन बफर जोन छोड़ा जाए ताकि वहाँ लोग कंस्ट्रक्शन ना कर सकें। तो हमारे प्रस्ताव में पहले जो लिखा हुआ था कांग्रेस के टाइम का कि 60 मीटर जो है बफर जोन छोड़ा जाए। जब मैं वहाँ ऊपर घूम के आया और मुझे जो पता लगा 60 मीटर तो बिल्कुल गांव में होता क्या है, 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ कौन संभालेगा, संभाल ही नहीं सकते, वो कोई ना कोई अंदर घुस जाएगा, पेड़ काट देंगे। उसी दिन हमने फैसला किया कि 60 मीटर नहीं, ये 500 मीटर हम करेंगे। और बहुत लोग सारे देश और दुनिया के, यानी जनवरी से लेकर जून तक की अखबारें भरी पड़ी हैं, आप कोई उठा के देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लो, दी हिंदू उठा के देख लो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस उठा के देख लो, सब ने लिखा कि इतना बड़ा स्टेप एक प्रदेश का मुख्यमंत्री लेगा, ये कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। हमने पर्यावरण के नाते से सब चीज़ें बचानी है। पर्यावरण को तो मैं भगवान का एक रूप मानता हूँ। भगवान यानी हाँ, जैसे भगवान में शब्द होते हैं ना, भय गय वय आ न, मैं भगवान को भय को कहता हूँ भूमि, गय को कहता हूँ गगन, वय को कहता हूँ वायु, आगाडंडाय से अग्नि, और न से नीर। 5 चीजें आती हैं, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है। भगवान के नाम में ये 5 चीजें हैं। जी सर जी। पर बहुत लोगों का कहना है सर कि गुड़गांव के आसपास जो अरावली है, जो कि हमारी बाड़ू रेत से भी हमारे हरियाणा को बचाती है, वहां पे काफी अवैध कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहां पे कानून का पालन नहीं करा जा रहा है जितना जोरी से करना चाहिए। तो मेरा ये आग्रह है सर आपसे, एनवायरमेंटलिस्ट मेरे को भी बहुत पर्यावरण से प्यार है, कि आप उसकी तरफ से थोड़ा और सख्ती आजमाएं और लोगों को बोलें कि वो पर्यावरण के साथ गड़बड़ ना करें। करना ही पड़ेगा हमें, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले सालों में वहाँ जो खनन हुआ, बेतहाशा खनन हुआ, मैं तो फरीदाबाद में खुद रहा हूँ, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, वो भी लोगों ने खोद के वहाँ पर गहरे इतने खड्डे कर दिए कि उसके अंदर पानी निकल आया नीचे से, और लोगों ने कब्जे भी करने शुरू किए। ये भी आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहीं पर एक कठिनाई थोड़ी सी दूसरी भी है। कठिनाई क्या है कि जहाँ पर्यावरण के नाते से कोई उस प्रकार का विषय नहीं है, वहाँ भी ये जो कानून बने हुए पुराने समय के, अंग्रेजों के समय के ड्रैकोनियन लॉ जिसको कहेंगे, काले कानून बने हुए हैं। एक कानून के बारे में आपको बताता हूँ। सन 1900 में 120 साल पहले एक कानून बना था, PLPA, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। तो ये कानून उस समय बना था। उस समय कोई यहाँ इस प्रकार की खेती नहीं होती थी जैसे आज होती है, इस प्रकार का विकास नहीं था, इस प्रकार की बिल्डिंग नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नदियाँ नाले बहते थे। यही था भी इसकी मिट्टी का कटाव रोका जाए, कैसे रोकना है, वो कानून बन गया। अब वो चलते चलते आज 125 साल के बाद भी देश बदल गया, दुनिया बदल गई, विकास के नाते सब कुछ बदल गया। उसकी जो धाराएं हैं वो वैसी की वैसी हैं, और उन धाराओं में बहुत एरिया तो ऐसा जो आज एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर भी PLPA लगा हुआ है। तो हमारा कहना ये है कि ऐसे कानून जो पुराने हैं उनको बदलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम नई सोच के साथ आगे आए हैं। हमने PLPA एक्ट में एक अमेंडमेंट ये प्रस्तावित कर दिया था कि खेती वालों को खेती करने दो, उसको बाहर निकाल दो, और भी कुछ 2-4 प्रावधान थे। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि जहाँ पर्यावरण को नुकसान होता होगा उसमें हम 1 भी इंच वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ें विकास के नाते लाइसेंस दे दिए गए, पिछले 20, 25, 30 साल से जिन चीज़ें बन गई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं, सब उस पर भी PLPA लागू करेंगे तो कुल मिलाकर के कई हुडा के सेक्टर्स, हुडा यानी अब तो उसको HSBP वो हुडा तो आप वाला हुडा नहीं है, ये HSBP, अब उसका नाम भी बदल दिया हमने कहा लोग कंफ्यूज करते हैं हुडा में, तो HSBP कर दिया उसका नाम। तो HSBP की बनाए हुए जो सेक्टर हैं वो टूटने के लिए कगार पर खड़े हैं। तो हमने वो एक एक्ट थोड़ा सा बदलने के लिए एक उसमें अमेंडमेंट की, और उसी से शोर मच गया कि जैसे मनोहर लाल खट्टर सरकार जो है ना, ये सारे अरावली को ख़त्म करके यहाँ बिल्डरों को लाना चाहती है। एक भी बिल्डर को किसी भी जगह पर अलाउ नहीं किया जाएगा अरावली की जगह पर। हाँ, जो अरावली के उस एक्ट के कारण से जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है उसमें से रास्ता निकालना, ये हमारा सरकारों का काम होता है, उसका रास्ता निकालेंगे।
ये सुन के सर मेरे कालजे को बहुत ठंडी हुई, बाकी को तो पता नहीं। नहीं नहीं, आप चिंता मत करो। तो सर एक और चीज मैंने देखी, मेरी दादी की जब डेथ हुई तो मैं गया था गांव में, तो स्कूल में वो फंक्शन किया था खाने वाने का। तो मैंने गांव में स्कूल की हालत देखी सर, कि मैं तो, हमारा गांव तो शहर के पास है, वहां पे बिल्डिंग अच्छी है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेस्क बेंच वगैरह, मतलब हरियाणा की जो गवर्नमेंट स्कूल की, जो गांव की स्कूलों की हालत है वो थोड़ी खस्ता है सर। वो काफी टाइम से ऐसे ही है, और वो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक सर, जब बच्चा को मन ही नहीं करेगा वहां जाके पढ़ने का, तो वो पढ़ेगा क्या, तो हम उठेंगे कैसे ऊपर, शिक्षित कैसे होंगे? उसके लिए सर क्या प्रयास किया जा सकता है? एकदम ठीक बात है रणदीप जी आपकी, कि जो शिक्षा में एक दुविधा क्या बनी हुई है कि शहरों की शिक्षा, गांव की शिक्षा, एक बहुत बड़ा अंतर इसमें आ गया है। और बहुत ज्यादा अंतर है सर। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि शहरों में प्राइवेट शिक्षा ने अपना स्थान ज़्यादा मजबूत कर लिया है और सरकारी शिक्षा गांव के अंदर रह गई। और गांव में भी गरीब आदमी हैं, वही अपना सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालता है। अच्छे जो परिवार हैं वो तो आज भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाकर शहर में पढ़ाने लग गए हैं। सही स्थिति तो ये है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हम गांव के स्कूलों को भी ठीक करें। तो हम लगातार उसमें एक एक बात ठीक कर रहे हैं। पहले अध्यापकों की कमी थी, वो अध्यापकों की कमी हमने पूरी की, बल्कि वो पूरी करते करते अध्यापक ज़्यादा हो गए, बच्चे कम रह गए। इसलिए हमने वो थोड़ा सा और भी एडजस्टमेंट की, अतिथि अध्यापक उनको जोड़ जाड़ कर उनको लेके आए। अब उसके अंदर नई योजना में हम 1000 स्कूल इंग्लिश मीडियम, और जिसको हमने कहा कि बैगलेस, बस्ता फ्री, बस्ता नहीं ले जाना होगा, और 5वीं तक के जो बच्चे हैं वहीं जाके पढ़ेंगे, वहीं अपना किताबें रख के आएंगे, और इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। 1000 नई स्कूल खोलने की तो ये योजना बनाई है। हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो 98 स्कूल, हर ब्लॉक पर एक आदर्श संस्कृति जो स्कूल हैं, ये हम बनाने जा रहे हैं इस सेशन से। उसके लिए अभी 3 दिन पहले हमने सामान भी परचेज कर लिया। कंप्यूटर्स की व्यवस्था है, या स्कूल में जो बोर्ड लगाने होते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए, वो सारे बोर्ड भी खरीद लिए हैं। ये सारे काम अब इस साल से हमने शुरू किए हैं। इन स्कूलों का लेवल थोड़ा अच्छा करेंगे। और एक और बात दूसरी भी है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों के हिसाब से अच्छे स्कूलों की थोड़ी व्यवस्थाएं भी अच्छी बढ़िया बनानी पड़ती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा करना पड़ता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, और लोगों को जब थोड़ा फीस भरनी पड़ती है तब लोगों को लगता है हाँ हाँ ये स्कूल अच्छा है। मुफ्त का स्कूल कितना ही बढ़िया हो ना, तो वहाँ भी लोग कहते हैं ना ना ये स्कूल खराब है, इसमें नहीं भेजने बच्चे। सच बात है। कुछ लोगों का प्रेस्टीज इशू पैसा खर्च करने में भी होता है। तो हम ऐसे स्कूलों में 3 तरह के बच्चों की श्रेणियाँ होंगी। एक होगी फीस माफ पूरी की पूरी, एक होगी आधी फीस माफ, एक होगी पूरी फीस लगेगी। पूरी फीस भरने वाले अच्छे बच्चे भी उसमें आकर के पढ़ाई अपनी कर सकें, तो ऐसे एक स्कूलों का एक अलग लेवल, इनका स्कूल का कैडर अलग होगा, इनके स्कूल के पाठ्यक्रम भी अलग होंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होगा, विज्ञान साइंस इसमें सब में अनिवार्य होगी। तो ऐसा एक अच्छे लेवल के स्कूल गांव के अंदर खुले। तो अभी शुरू कर रहे हैं 98 स्कूलों से, आगे अगले साल में और इसको बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा संकल्प है कि स्कूलों को आगे बढ़ाएं। इस बार हमने स्कूलों का बजट ये अपना बहुत बड़ी यानी लेवल पर हमने इसको बढ़ाया है। पहले स्कूल का जो बजट होता था एजुकेशन का, वो 6, 7, 8% होता था। इस बार 14% स्कूलों में शिक्षा में, एजुकेशन में हमने बजट रखा है, 14%। हाईएस्ट जंप अगर किसी एक चीज़ का बजट में लगाया तो एजुकेशन पर लगाया। सर वो बात अच्छी है, जैसे मैं राय स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे स्कूल में भी ये होता था सर, उस वक्त सोनीपत के अपना बिस्वा मील पे जो है, कि पहले जो फुल फीस दे सकते हो फुल फीस देते थे, जो हाफ देते थे हाफ, और बहुत सारे एक सेक्शन होता था बच्चों का जो फ्री पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, वही करें। इससे बहुत फायदा होगा सर, क्योंकि शिक्षा ही हमारे लोगों को, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में इतना डिफरेंस हो गया है सर, कि जो गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा है वो कभी आगे बढ़ के उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसी बात रणदीप जी है नहीं। मैं 10वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आया हुआ हूँ। मैं भी सर, राय भी तो गवर्नमेंट स्कूल ही है। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी अच्छे पढ़ करके बहुत आगे निकल जाते हैं, चिंता नहीं करो। जी सर, जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब आ गई बात कि हर एक आदमी के दिल में, दिमाग में ये बात है कि भैया अगले 6 महीने क्या हो, कैसे बीतेंगे, और सीएम के नाते आपका क्या प्लान है सर, क्या रोड मैप है अगले 6 महीने के लिए, आप लोगों को बताइए। देखिए रणदीप जी, पहला तो ये जो थोड़ा सा
गाड़ी पटरी से थोड़ा ये समझो उतरी कहूँगा मैं, इस उतरी पटरी गाड़ी को पटरी पर दोबारा चढ़ाना एक तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, क्योंकि दोबारा से सब लोगों के काम धाम ठीक हो जाए, रोज़गार ठीक चल पड़े, कारखाने ठीक चल पड़े, क्योंकि इसमें नौकरी पेशे वाले को तो दिक्कत नहीं है। प्रभु कृपा से किसान को भी उस प्रकार का नुकसान नहीं है, क्योंकि उसका अपना खेती का काम है, लगातार वो सीजन के हिसाब से होना है, और इस बार प्रोक्योरमेंट हो गई तो भी ठीक ठाक हो गई है, आगे फिर उसकी बिजाई ठीक हो जाए, उसका काम भी ठीक चलेगा। अगर कहीं सबसे ज़्यादा समस्या है तो मजदूर को है, रोज़गार करने वाले को है, जो दिहाड़ीदार आदमी है उसको तकलीफ़ है, दुकानदार को है, फैक्ट्री वाले को है, इनकी तकलीफ़ें थोड़ी ज़्यादा आई हैं। पटरी पर लाना है। हाँ, कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं, अब आप जैसा ट्रेड है, फिल्म की दुनिया, इसमें भी थोड़ा एक बार तो लगी गया झटका। सर हम भी पूरी इंडस्ट्री बंद बैठी, हम भी कॉन्ट्रैक्टर ही है। हाँ, तो इसलिए होटल वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, इस प्रकार की जो सर्विसेज है उसमें भी काफ़ी सेटबैक लगा है। तो एक एक चीज़ को लाइन पर लेके आना ये हमारा मुख्य काम रहेगा। ये तो है इस समय की उतरी जो पट्टी से गाड़ी, उसको वापस चढ़ाना एक काम। दूसरा, अब हमें क्योंकि कोरोना के इस अवसर में हमने बहुत नए नए प्रयोग भी किए हैं। कहते हैं कि जो कोई चुनौती होती है ना, उसको भी कई बार, चैलेंज को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में आदमी उपयोग करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमने पिछले 2.5 महीने में इतने अपने आईटी के प्रयोग किए, हर चीज़ को एक सप्लाई चेन के माध्यम से, कि हम यहाँ से चलाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके घर तक चीज़ पहुँच जाए, या उसको जो सूचनाएँ हैं वो सीधी पहुँच जाए। हमने मीटिंग्स भी, सैकड़ों मीटिंग मैंने की हैं, और कैसे की, वीडियो कॉन्फ्रेंस से। मीटिंगें कम नहीं की हमने, जितनी पहले करते थे वो उतनी आज की हैं। हमारे मीडिया कॉन्फ्रेंस के जितने भी काम होते थे वो सारे, अब आप बॉम्बे बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी एक ईजाद ही है, पहले हमने कभी नहीं किया था। जी जी। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो ये सारे जो ईजाद किए हैं सिस्टम, इसका उपयोग जनता को कैसे हो, इसके लिए हमने हर एक व्यक्ति उसकी संभाल करनी है। ये हमारे मन में अगले 6 महीने के अंदर एक टारगेट है कि एक बच्चा नया पैदा होता तब भी, तब से लेकर के, और उसकी भगवान को जब तक प्यारा नहीं होता तब तक उस व्यक्ति की सारी जो गतिविधियां हैं, सारी उसकी ज़रूरतें हैं, सारे उसके उपयोग हैं, उसकी क्षमताएं हैं, इस सब को कैसे हम बढ़िया ढंग से यूज़ कर सकें, उपयोग कर सकें, इसके लिए हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसका नाम है परिवार पहचान पत्र। परिवार के सब सदस्यों का डाटा हमारे पास होगा, और वो IT बेस्ड होगा सारा। उसके अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन ये हम अनिवार्य कर रहे हैं, डेथ रजिस्ट्रेशन ये अनिवार्य कर रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन ये अनिवार्य कर रहे हैं, और बाहर से लोग जो आने वाले, जाने वाले, टेम्परेरी रेजिडेंट यहाँ जो आएंगे, उनका भी डाटा हम रखेंगे। कौन आदमी कहाँ काम कर रहा है, उसकी सारी जानकारी हमारे पास रहेगी। सरकार की ओर से किसको क्या लाभ पहुँच रहा है, किसको क्या ज़रूरत है, ये उसके घर पहुँचाएंगे। कई लोग तो गलत ढंग से भी चीज़ों का उपयोग कर जाते हैं, इसमें से गलत आदमी भी थोड़ा सा बचाव कर लेंगे। उसको ज़रूरतमंद आदमी की ज़रूरत पूरी हो, गलत आदमी की ज़रूरत, यानी गलत आदमी की जो डिमांड है उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। वरना तो बहुत से कहते हैं फ्रॉड ही बहुत हो जाते हैं। पिछले दिनों के अंदर हाँ, एक मैट्रिक स्कॉलरशिप का फ्रॉड, वो भी ऐसे ही हो गया। स्टूडेंट होते नहीं थे, कहीं भी फार्म भरे, नाम लिखवाए और अंगूठा लगाया, अपना निकाल लिया स्कॉलरशिप, बाद में पता लगा कि फ्रॉड ही फ्रॉड है। तो ऐसी सब चीज़ों का कंट्रोल करने के लिए एक हम आदमियों का हिसाब किताब। इसी प्रकार दूसरा है हमारा, ज़मीनों के बहुत झगड़े हैं। ज़मीनों के गांव में हमने देखे हैं, आप तो गांव के, गांव के रहने वाले आदमी हैं, हर किसी का कोई ना कोई झमेला, ज़मीन बंटवारे का झमेला है, फिर इंतकाल का झमेला है, फिर कब्ज़ों के झमेले हैं, और पुराने बाप दादा लाई चीज़ें अभी भी चलती आ रही हैं, बंटवारे नहीं हुए। एक एक किले में 1/300, 1/400 ये हिस्से उनके बने हुए हैं। जो हमारी रजिस्ट्रियों के अंदर किसी की ज़मीन कोई रजिस्ट्री करा जाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम डिजिटलाइज तरीके से करा रहे हैं, ताकि ज़मीन का भी एक इंच हिसाब ये ठीक से हो जाए, और कौन सा किसका टाइटल है ये उसके साथ हम कर लें। ये एक नया प्रोग्राम आगे चला रहे हैं। एक तीसरा विषय है हमारा पशुधन। पशुधन में भी हर पशु को हम टैगिंग करा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गौशाला में, नंदीशाला में हो, कहीं भी हो। जंगली को तो नहीं हम पकड़ पाएंगे, जंगली तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जंगली पशु के अलावा बाकी जितना पशुधन है उसके ऊपर टैगिंग कराएंगे, और हर एक के हिसाब से हम उसका जो कुछ उसकी बढ़िया से बढ़िया सेवा पशुओं की कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। खास करके गौशालाओं की, नंदीशालाओं की, ये जो बेसहारा आवारा पशु घूमता है जिसके कारण से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। चौथी चीज़ है वो है पेड़।
पेड़ों का कैसे हम घनत्व बढ़ाएं, पौधगिरी के कार्यक्रम ये कैसे हम करें, इसके लिए पिछले साल हमने कार्यक्रम शुरू किया था, हर विद्यार्थी एक पौधा लगाएगा। अब इसको और बढ़ाते हुए आगे हर व्यक्ति इस साल में एक पौधा लगाए, या मानो सक्षम व्यक्ति, जो सक्षम नहीं है वो छोड़ भी देंगे, जो सक्षम व्यक्ति है हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, ताकि हमारा जो वन क्षेत्र भले ही ना बढ़े लेकिन हमारा जो ट्री कवर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हमारे गांव में भी क्या 1000-2000 पेड़ नहीं लग सकते, 5000 पेड़ नहीं लग सकते हैं। तो पेड़ों को बढ़ाएंगे और इन पेड़ों की संख्या, इन पेड़ों के ऊपर हम जो है व्यक्तियों की जिम्मे लगाएंगे भी, इतने पेड़ आपने संभालने हैं। वो सरकारी चाहे डिपार्टमेंट के नाते से हो, चाहे वॉलंटरी इस नाते से हो, तो वॉलंटरी लोगों के माध्यम से भी हम सब करेंगे। इसी प्रकार से एक हमारा प्रोग्राम है जो मैंने शब्द प्रयोग का, वॉलंटरिज्म। आज समाज के अंदर हर व्यक्ति ये है कि मैं काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, खास करके सरकार के साथ। लेकिन समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा से, सद्भावना से, अपने वॉलंटरली जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सेवा करते हैं। तो सेवा करने वाले लोगों को भी पहचान करना और उनको भी सरकारी प्लेटफॉर्म में ला करके कि भाई जितना ज़्यादा काम बिना अपेक्षा के जो कर सकता है उससे पूरा काम लेंगे। आज बहुत हमारे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो पेंशन लेते हैं, जो उनकी अपनी आवश्यकताएं नहीं है पूरी कर चुके हैं, बच्चे ब्याह दिए, बड़े हो गए, वो कहते खाली बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से काम लेना, एक वॉलंटियरिज्म का ये कार्यक्रम करेंगे। एक हम किसानों के नाते से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि हर किसान का इंडिविजुअल हम ध्यान रखेंगे। आज हमारे किसान 2-3 प्रकार के हैं, छोटा किसान है, मध्यम किसान है, बड़ा किसान है। योजनाएं किसानों के लिए केंद्र सरकार भी बनाती है, प्रदेश सरकार भी बनाती है, लेकिन छोटे किसानों के लिए योजना बनती है, लाभ छोटे किसान को मिलता नहीं है। वो या तो बड़ा किसान उठा जाता है या मध्यम वर्गीय थोड़ा बहुत किसान उठाता है, छोटे किसान को तो लाभ मिलता ही नहीं है। ये जो छोटे किसान हैं, 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, इनको हम जो है अलग से जो खेती के अलावा आमदन के क्या क्या और हो सकता है, उसके अंदर मुर्गी फार्म हो सकता है, उसके अंदर डेयरी फार्म हो सकता है, उसके अंदर पिगरी हो सकती है, मधुमक्खी हो सकता है, फिशरी हो सकती, कितने ही काम हो सकते हैं। तो ऐसा एक एग्रीकल्चर का सिस्टम ये हम खड़ा करेंगे कि उसकी आमदन बढ़े। और फिर जो कमा लेता है किसान, जिसके पास अच्छे 2 दाने पैदा भी हो गए, उसको भी खर्चा करने का अपना हिसाब पता नहीं है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये ठीक नहीं है, तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया हो, उसके लिए हमने मन में विचार किया हुआ है। लेकिन योजना लागू करनी है, शायद आज मैं कह रहा हूँ तो कल ये जब हवा में चली जाएगी तो इसको लागू करने के लिए हमें थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी। हम किसानों के लिए कुछ किसान मित्र खड़ा करेंगे। किसान मित्र कौन होंगे? जो अपनी अच्छी फसल खुद पैदा करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर को कहेंगे कि भाई अपने जैसे 50 फार्मर और बनाओ, 10 फार्मर और बनाओ, क्योंकि किसान जो है किसान की बात अच्छी प्रकार से सुन लेगा। शायद वो किसी कृषि वैज्ञानिक की बात नहीं सुनेगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले की नहीं सुनेगा, सरकार की नहीं सुनेगा, वो एक किसान की बात अच्छी प्रकार से सुनेगा। हाँ, जैसे मानो आप एक्टर है ना, आपको अच्छा गुरु कोई एक्टर बताए तो आप बहुत जल्दी सुन लेंगे भी अच्छा एक्टर है, अनुभवी एक्टर है, वो बता रहा है। कोई आपको जो बाहर का कोई आदमी है वो कुछ बताएगा, कहेंगे हाँ थ्योरी है, थ्योरी पर चलने दो। तो इसलिए देखेंगे हर कोई अपने काम के हिसाब से उसको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से चलता है। तो किसानों को किसान मित्र इस नाते से उनके साथ एसोसिएट करके और फिर हम उनको आगे बढ़ाएंगे ताकि किसान की हालत भी ठीक हो। और एक विषय वो है पानी का, जो मैंने पहले आपने जो बताया, मेरा पानी मेरी विरासत। मैंने विरासत शब्द क्यों इसको दिया? क्योंकि ज़मीन जो होती है वो विरासत में आदमी अगली पीढ़ी को देके जाता है। बाप दादा की विरासत हमको मिली हुई है। हम कहते हैं कि भाई ज़मीन तो विरासत है, ये पानी भी विरासत है। ज़मीन पानी के साथ देके जाओ, फोकी ज़मीन मत देके जाओ जिसमें पानी ही ना हो। तो इसलिए पानी को भी अपनी विरासत में जोड़ो। अगली पीढ़ी इंतजार कर रही है, इंतजार करेगी, यानी जब आएगी अगली पीढ़ी आएगी, हम जाएंगे तो वो आएंगे, तो इसलिए उनको पानी दे के ज़रूर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको गालियाँ दे। तो मोटे रूप से हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर है कि हम अपने 6 महीने में जो चीज़ दिशा अपनी तय करेंगे, जो काम शुरू करेंगे, हो सकता है कुछ 6 महीने में पूरे हो जाए, हो सकता है कुछ 6 महीने बाद और अगले 6 महीने साल लगे जिसको पूरा करेंगे, लेकिन एक दिशा ऐसी कि हरियाणा का हर व्यक्ति सुखी हो, हरियाणा आत्मनिर्भर बने। अगर हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा तो देश भी आत्मनिर्भर हो ही जाएगा। जय हो सर। मेरा अगला सवाल यही था कि पीएम साहब ने तो कह दिया आत्मनिर्भर बनो, पर हमारा तो है फेडरल कंट्री,
तो वो तो स्टेट वाइज आत्मनिर्भर करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इस चीज का जवाब दे दिया है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। अब सर, अब अक्सर देखा गया है कि नेताओं को कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, पब्लिक को कई बार कड़वी दवा भी पिलानी पड़ती है उनकी भलाई के लिए, और जब ये डिसीजन लेते हैं तो एक नेता के तौर पे अपने वोट बैंक की भी चिंता होती है, झिझक होती है। तो जब आपके सामने ये चुनौतियां आती हैं तो आप इनको कैसे डील करते हो सर? देखिए रणदीप भाई, ये सोच सोच का फर्क होता है। कई बार जब जिसको हम कहते हैं ना कड़ा डिसीजन, तो भय होता है कि इस कड़े डिसीजन के कारण से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कड़े डिसीजन का अपने को ये पता है कि ये ठीक डिसीजन है, तो निश्चित रूप से जनता उसको पसंद करती है, क्योंकि हम जूझते रहते हैं अपनों में और जनता में। एक तो जिनको हम अपना मान लेते हैं, ये हमारे हैं, ये मेरे साथ उठते बैठते हैं, मेरे साथ चाय पीते हैं, मेरी पार्टी के लोग हैं, मेरे सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अपने हैं। और एक है जनता, जिसको कहना चाहिए एट पार। तो जनता जो ओवरऑल जनता होती है, उसके हित में यदि आप काम करेंगे, जनता अगर खुश हो जाएगी तो अपने भी अपने आप खुश हो जाएंगे। मेरे सामने 2-3 उदाहरण हैं। जैसे सबसे पहले हमने मेरिट के ऊपर नौकरियां, ये जब बात कही थी तो उस समय कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि अगर मेरिट पर दोगे तो फिर अपने लोग जो इतने सालों से रेडियां रगड़ रहे हैं, इनका क्या बनेगा। मैंने कहा भाई, जो लग जाएंगे उनको अपना मान लेना, अपने मानना है तो जो लग जाए वो बढ़ जाएंगे अपने, उसमें क्या है। लेकिन उस समय थोड़ा विरोध हुआ। बाद में ये जब सब हुआ तो उसके बाद सब लोग जो अपने भी थे, यानी पहले भी अपने थे, आज भी अपने बहुत हो गए, उससे ज़्यादा अपनों की संख्या बढ़ी है घटी नहीं है, तो पहले वाले भी जो अपने थे वो भी कहने लगे नहीं, ये स्टेप आपका अच्छा है, कम से कम इस दुविधा में से बच गए कि अगर हम 10 को नौकरी देते तो 50 नाराज होते। अब वो 10 भी राजी हैं, 50 भी राजी हैं कि जिसको मिली है भाई ठीक मेरिट पर मिली है। वरना ये कांग्रेस के लोगों ने इतने सालों तक यही खेल खेला ना, अपने 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 अपने। अगर ये अपने अपने चक्कर में, बहुत बड़ा स्टेप था सर, बहुत बड़ा स्टेप था ये कि वो कंप्यूटर से कुछ सिफारिश नहीं लग सकती, कुछ नहीं लग सकता, वो मेरिट पे आएगा। बहुत बड़ा स्टेप था सर। तो वही इस बड़े स्टेप को अगर मान लो अपने अपने के कारण से हम बार बार सरकार में आते तो ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं आए। कांग्रेस वाले तो मंच पर खड़े होकर दावा करते थे, मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 लोग लगाए, मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 लोग लगाए। हम कहते थे भाई हमने नहीं लगाया एक भी, जो नौकरी लेके गया है वो हमारे से लेके गया है, हमने नहीं दी है। अगले में दम था, लेके गया, तो जो दम वाला वो लेके गया है, तो हमारी बात को लोगों ने ठीक माना, उनकी बात को ठीक नहीं माना। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देता हूँ, वो है ये जो ट्रांसफ़र का, हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई और बिल्कुल एकदम सीनियरिटी के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी। सबसे पहले अध्यापक एक हरियाणा में ऐसा एक वो है हमारे यहाँ वर्ग के जो कई बार हिला देता है सरकारों को, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अध्यापक खुश रहना चाहिए, अध्यापक जहाँ जाएगा वहाँ जाके पढ़ाए। वो जमाना निकल गया जब एक मुख्यमंत्री ने पहले पुराने ने किया था कि कोई अध्यापक जो है वो 20-25 किलोमीटर से नीचे घर के नज़दीक नहीं रहेगा, सब उससे दूर जाएंगे। हमने कहा नहीं भाई, घर के नज़दीक आओ, वहाँ पढ़ाओ, मन ठीक रहना चाहिए आपका। 42,000 टीचर एक सिंगल क्लिक से हमने ट्रांसफ़र किए और उसके बाद इतने लोग राजी हुए। 93% अध्यापक ऐसे हैं जो हमने कहा था वो हमको मिल गया। तो 93% राजी है, 7% भी राजी हो जाएंगे। तो हमने ऐसे ऐसे कई प्रयोग किए। सबने राजी तो वैसे करना मुश्किल है सर, कोई ना कोई तो उठ कर भगवान भी नहीं कर सकता। नहीं सर, आप अच्छा, अब आप सर, हमने सुना है आप व्यापार के टाइम में बहुत घुमा करते, फिर आप संगठन में आए, फिर पार्टी में आपने मतलब 3 बारी तो आपने पूरा हरियाणा नाप दिया, सारे जिले पिछले टर्म में। तो सर अब ये लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते, कुछ नहीं, घूमने आदमी तो घरारे गराजी नहीं सर, कैसे बीत रही है आप? देखो वैसे तो मैंने शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते में करनाल हुआ है और कैथल हुआ है, 2 जगह में हुआ है, और बाकी आगे भी अब घूमने का प्रोग्राम बढ़ा लूंगा। लेकिन मुझे 2 महीने में भी 2.5 महीने में तकलीफ नहीं हुई। मुझे ये हरियाणा सरकार ने कई एकड़ का दे रखा है घर ही, और इस कई एकड़ के घर में सुबह से लेकर शाम तक मैं 2-3 चक्कर मारता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं घूम लिया, हरियाणा पूरा घूम लिया। एक पिछले दिनों एक चुटकुला आया था व्हाट्सएप पर
तो उसने एक दिल्ली में एक आदमी रह रहा था, उन्होंने कहा जी वो दिल्ली कैसे घूमूं? तो पत्नी ने कहा पति को दिल्ली कैसे घूमे? पति ने कहा कोई नहीं, शाम को इंतजाम कर दूंगा, दिल्ली घूम के आएंगे। उसने क्या किया कि अपने 4 कागज़ की पर्ची बनाई और 4 कमरे थे उसके घर के, तो एक कमरे के गेट के ऊपर लगा दिया कुतुब मीनार, दूसरे कमरे पर लगा दिया ये रेलवे स्टेशन, तीसरे पर लगा दिया लाल किला और चौथे पर लगा दिया ये अशोका पार्क। अब वो पत्नी को कहा चल दिल्ली घूम के आते हैं। कहाँ है दिल्ली? अरे हाँ तो सही। तो ले गया एक कमरे में, ये तो है लाल किला, और दूसरे कमरे में ये है कुतुब मीनार, तीसरे में कहा ये रेलवे स्टेशन, घूम के आके दिल्ली घूम ले ना। पत्नी कहती हाँ दिल्ली घूम ले। तो मन को समझाना भाई। तो सब लोगों ने अपने अपने घर में रह के ही पूरा आनंद लिया है। और ये जो एक समय था कोरोना का, इस समय में अनुभव बहुत नए नए आए लोगों के, यानी परिवारों में छोटी मोटी जो उलझनें थी लोगों की वो दूर हो गई, घर में इकट्ठे रहे। वरना तो ऐसे ऐसे परिवार थे जो कभी इकट्ठे घर में सारे मिलकर के खाना नहीं खाया करते, अब लगातार घर में रहना पड़ गया। छोटे मोटे विवाद थे वो दूर हो गए, कुछ छोटे मोटे झगड़े भी हुए होंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं हुए, बिल्कुल रह करके वो भी हुए होंगे। लेकिन एक अच्छा परिवार, यानी बाजार के लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं जी ये 6 बजे जो बंद करते हो ना, इसको परमानेंट फीचर कर दो, अब इसका टाइम मत बढ़ाना। क्यों? हमें भी 6 बजे घर जाने का मौका मिल जाता है, जाके अपना परिवार के साथ बिताते समय। तो अलग अलग अनुभव है लोगों के। ये एक नया अनुभव था, कभी किसी ने आज तक देखा नहीं था, पहली बार ये अवसर आया, अचानक आया, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उस नाते से लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मेरा तो ये मानना है सर कि ये महीने में 1-2 दिन ये लॉकडाउन कर देना चाहिए, पर्यावरण को भी फायदा होगा और घराड़ों को भी फायदा होगा। या पर्यावरण ने भी साथ साथ लेन दोगे, घूम घाम लो भाई। तो और सर मैं फाइनल सवाल मेरा यही है सर, आपने सारे मेरे जो दिमाग में जो सवाल थे लोगों के जो मुझे लगता था पूछने चाहिए वो तो आपने सारे बता दिए। मैं सर करनाल में मेरी शूटिंग चल रही थी लॉकडाउन से पहले, तो कब आ सकते हैं शूटिंग करने वापस? वो कोई नहीं, इंडोर शूटिंग तो आज भी कर लो आके। इंडोर तो वो तो हिसाब से देखेंगे सर, पर बिल्कुल ये मेरी दूसरी पिक्चर रहेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पहले मैंने बनाई थी लाल रंग, आप तो अब तो घर पे हो देख लो, आपने पहले तो देखी नहीं थी, कसूती पिक्चर है। करनाल उसमें स्पेन जैसा लगता है, स्पेन। अरे नहीं, बहुत अच्छा। देखिए जो नॉर्म्स हैं अभी बने हुए हैं, जितने भी गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और इस प्रकार की मास्क लगाने की, अगर इसके हिसाब से कर सकते हो तो कभी कर लो, वरना तो भाई मास्क वाला सोशल डिस्टेंसिंग वाला 2 चीज़ तो हम भी कहीं जाते हैं ना, 4-10 लोगों के बीच में जाकर बैठते हैं तो फोटोग्राफर ये फोटो खींचता है कि आपने मास्क पहन रखा कि नहीं, आपने वो तो प्रॉब्लम है सर, पर पिक्चर तो लव स्टोरी है, क्यों कर मास्क लगा शूटिंग कराएंगे। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निकलेगी वो भी निकलेगी, कोई निकली तो आप ही निकालोगे, हम तो क्या निकालेंगे, क्योंकि ये फील्ड आपका है, जरूर निकालो। कुछ जुगाड़ कराएंगे सर, करो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े खुल के जवाब